हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 100 बेस्ट के अंदर, और इसमें आज हम लोग ले रहे हैं कैनेडियन गैरिसन्स मेंटालिटी। तो बेसिकली ये टर्म कहाँ से आया, कैनेडियन गैरिसन्स मेंटालिटी होता क्या है, ये सब हमें देखना है। सबसे पहले तो दिस टर्म बिलोंग्स टू कैनेडा, ऑब्वियसली इट्स कैनेडियन, तो ये कैनेडा की टर्म है। गैरिसन्स मेंटालिटी, ये जो टर्म है दिस वाज कॉइन्ड बाय Northrop Fryer. He is a archetypal Canadian critique, or you can say theorist, who has basically read the archetypal patterns in literature. इन्होंने मेनली आर्केटाइपल पैटर्न्स जो लिटरेचर के अंदर होते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ को यूज़ किया गया है, मॉडर्न लिटरेचर में कैसे रेफरेंसेस दिए गए हैं, क्या चीज़ किस तरीके से प्रेजेंट की गई है, कहाँ से मिथ उठाया गया है, क्योंकि हम आर्केटाइपल को दूसरा तरीके से कैसे जानते हैं, मिथ क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम प्री मॉड्यूल पैटर्न्स को देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हम मिथ क्रिटिसिज्म और पैटर्न्स को देखेंगे कि कैसे किसी भी लिटरेचर में उसे यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये नॉर्थरॉप फ्रायर ने दी थी। अब नॉर्थरॉप फ्रायर की जो ये टर्म है, इस टर्म में बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं, क्या होता है गैरिसन्स मेंटालिटी। बेसिकली दिस इज अ कैनेडियन अर्ली Canadian identity, which is characterized by fear, it is an Canadian identity, or you can say early Canadian identity, कैरेक्टराइज्ड बाय फियर। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या आती है कि ये किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज रिलेवेंट टू फियर, ये फियर से आइडेंटिफाई होती है। और सेकंड क्या आता है इसमें, नेशनल लैंडस्केप। नेशनल लैंडस्केप, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने किस किस की बात की, जैसे मिथ क्रिटिसिज्म या आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या हमें शो कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं जो अर्ली कैनेडियन ट्राइब्स थी जो यहाँ पे रहते थे, बिकॉज यहाँ पे अमेरिकन ट्राइब्स भी मूव कर गई थी जब यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश ऑक्यूपेशंस हुए, स्पेनिश ऑक्यूपेशंस हुए, यहाँ पे जब कॉलोनी बना लिया गया अमेरिका को, तो वो ट्राइब्स भी अपर अलास्कन ट्राइब्स एंड अपर अमेरिकन ट्राइब्स जो थी, नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स जो थी, वो भी यहाँ कनाडा में आने लगी। तो ये जो अर्ली कैनेडियन ट्राइब्स थी इसी लैंड की, क्योंकि इसका फर्स्ट नेम हम अगर देखते हैं तो क्या आता है, इसका फर्स्ट नेम है क्यूबेक। ठीक है, तो क्यूबेकियन जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स किस तरीके की हैं, आप कभी गूगल करेंगे तो आपको दिखाई देंगी वो क्यूबेकियन लाइक ट्राइब्स हु आर लिविंग इन द आइसलैंड, आइसलैंडिक ट्राइब्स बोलते हैं उनको। दे आर वेयरिंग द सील कोट्स एंड फर्स एंड लिविंग लाइक एस्किमोज, वो इस तरीके से रॉ फ्लैशेस के ऊपर जीने वाली जो ट्राइब्स थी। जब इनको लगा कि लोग यहाँ आ रहे हैं, घर बनते हुए देखे, पेड़ कटते हुए देखे, तो दे कम इनटू द फियर। एंड एक जो दूसरा फियर इनमें क्रिएट हुआ था वो था लूजिंग देयर नेशनैलिटी, कि अभी हमें स्लेव्स बनाया जा रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है,
उनको छुपना पड़ रहा था जंगलों में। हालांकि जो लोग यहाँ आके रह रहे थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंड अमेरिकन, और ये लोग, वो भी इनसे डर रहे थे कि कहीं अटैक ना कर दे, लेकिन ये भी उनसे डर रहे थे कि किस तरीके के लोग, इनके पास राइफल्स हैं, शूट्स कर सकते हैं। तो एक ये नेशनल लैंडस्केप की लाइन की, ये हमारा एरिया था, इसे आके ऑक्यूपाई किया जा रहा है, ये सारी चीजें इनके साथ थी। दूसरा, यहाँ पे एक फियर जनरेट हो रहा था इसको अपनी लूजिंग ऑफ आइडेंटिटी के लिए, इसको हम बोलते हैं गैरिसन्स मेंटालिटी। इसी टर्म को आगे फर्दर एक्सप्लोर किया है कैनेडियन राइटर ने, मार्गरेट एटवुड ने, अपने वर्क सर्वाइवल में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सर्वाइवल विच इज़ अ थीमेटिक स्टडी, इसको पब्लिश करा गया था 1972 में, और इसमें इन्होंने इन कैनेडियन ट्राइब्स के बारे में, कैनेडियन लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, मॉडर्न लाइफ के बारे में कंपैरेटिव पूरी स्टडी करी है। एंड शी केम अप विद द कंक्लूजन कि गैरिसन्स मेंटालिटी क्या है। नॉर्थरॉप फ्रायर और मार्गरेट एटवुड ने मिलके ये 3 पॉइंटर्स निकाले हैं, ये 3 क्राइटेरिया निकाले हैं जिसपे कि गैरिसन्स मेंटालिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो क्या है? मेटाफोरिकल वॉल अगेंस्ट द अदर वर्ल्ड, सेकंड आता है यहाँ पे अदर एंड आउटर वर्ल्ड, सेकंड आता है फ्रंटियर लाइफ, एंड थर्ड आता है ट्रॉपिकल लाइफ ऑफ कनाडा। अब ये 3 क्या है ब्रीफ में बता रही हूँ, फिर उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मेटाफोरिकल वॉल इज इमेजिनरी वॉल, इन्होंने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वॉल क्रिएट करी कि ये लोग हमसे अलग हैं, हम लोग इनसे अलग हैं, ये साथ साथ नहीं चल सकता, अलग अलग चीज़ें हैं। सब कुछ जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, या सब कुछ जो चीज़ें ये लोग बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? कनाडा एज अ नेशन की बात हो रही है। और जो ये मेटाफोरिकल वॉल है, दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी वॉल विच इज बीन क्रिएटेड फॉर द अदर, मतलब जितने भी लोग वहां पे बाहर से आए हैं वो अदर एंड आउटर वर्ल्ड, की बाहर से जो अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो जो एक लैंडस्केप है उसके लिए भी ये क्रिएट किया गया है। तो अदर एंड आउटर वर्ल्ड के लिए इन्होंने एक इमेजनरी वर्ल्ड क्रिएट करके कि ये वर्ल्ड हमसे रिलेटेड ही नहीं है, दिस इज अदर वर्ल्ड, एंड दे डोंट वांट टू मिंगल विद देम, वो उनसे मिक्स भी नहीं होना चाहते। सेकंड, फ्रंटियर लाइफ, फ्रंटियर लाइफ जो वहाँ पे वॉर्स हो रहे थे, जब बाहर के लोग आके रहने लगे तो वॉर होने लगे, आपस में क्लैशेस होने लगे, तो उससे ये ट्राइब्स बहुत डर गए थे। वहाँ के जो अर्ली कैनेडियन रेजिडेंट्स है वो डर गए थे, उन्होंने इस तरीके की वॉर्स नहीं देखी थी, फ्रंटियर लाइफ नहीं देखी थी, बॉर्डर, फ्रंटियर मीन्स बॉर्डर लाइफ, वो उन्होंने देखी, आवाज़ें सुनी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, बिकॉज इट वॉज वेरी पीसफुल। देन थर्ड इज ट्रॉपिकल लाइफ, वहाँ के जो फ्लोरा फौना वेदर कंडीशंस थी उनके साथ ये सेटल थे, लेकिन अब उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा था, बिकॉज लोग आएंगे रहेंगे, ग्रीनरी हटेगी, स्नो हटेगी, वेदर कंडीशंस फॉर्म होंगे, वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो ट्रॉपिकल लाइफ इफेक्ट हो रही थी। बट अब ये गैरिसन्स मेंटालिटी को हम क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो इसको अपने लिटरेचर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अनअकोमोडेटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ कनाडा, ये इसके अंदर आता है कि इसमें कुछ ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कनाडा के, या बेसिकली जो कनाडा का वेदर कंडीशंस है वो बहुत ही अनअकोमोडेटिंग था, वो लोगों को जल्दी से रहने दे या वहाँ जाके आसानी से कोई सेटल हो जाए ऐसा नहीं था। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड एक्सट्रीम। ठीक है, वहाँ कोल्ड बिल्कुल पोल के पास था, पोल्स के नॉर्थ पोल के पास है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वाली कंडीशन थी, तो वेदर कंडीशंस आ गई। सेकंड क्या आ गई? पॉलिटिकल ग्राउंड्स, क्योंकि ब्रिटिश एंड फ्रेंच आ रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं, उन्होंने अपने रूल्स बना दिए, वो रूल्स उन ट्राइब्स या अर्ली कैनेडियन लोगों पे भी लागू है और उन्हें पता भी नहीं है, तो दैट इज पॉलिटिकल ग्राउंड्स की वजह से दैट इज वेरी अनअकोमोडेटिंग, वो रहने लायक जगह नहीं बन रही थी। थर्ड आ जाते हैं फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस यहाँ के ट्रॉपिकल लाइफ, माउंटेन, आइस जमा रहता है, कभी भी स्नोफॉल होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ की किस में आ जाती हैं? फिजिकल कंडीशंस के अंदर आ जाती है। एंड विच, ये तीनों कंडीशंस ने क्या किया था? इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द साइके ऑफ early inhabitants of Canada.
ठीक है, जो पहले से वहाँ के रहने वाले लोग थे उनकी साइकी को इफेक्ट किया था, और जो उनकी साइकोलॉजी है उसको इफेक्ट इन्होंने इस तरीके से करा कि दे बिकम इंट्रोस्पेक्टिव एंड डिफेंसिव। क्या चेंजेस आए थे इनकी साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो दैट बिकम इंट्रोस्पेक्टिव एंड डिफेंसिव। ये है आपकी गैरिसन्स मेंटालिटी जो हमें करना था। इतना समझ में आया व्हाट इज गैरिसन्स मेंटालिटी? ये गैरिसन्स मेंटालिटी है, राइट। अब इसको देखेंगे कि कैनेडियन लिटरेचर में गैरिसन्स मेंटालिटी को किस किस ने यूज करा है। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट एटवुड, इसको बहुत सारे कैनेडियन राइटर्स ने अपने लिटरेचर के अंदर यूज करा है। कौन कौन से स्पेशल राइटर्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एक तो मार्गरेट एटवुड तो इसमें आएंगी ही आएंगी। कैनेडियन राइटर्स में मार्गरेट एटवुड, एलिस मुनरो, नॉर्थरॉप फ्रायर, कैरोल शील, सुजाना मूडी। इन्हें हम इन नाम को हमें ध्यान करना है और इनके बेसिकल ये मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। इनके वर्क्स में हमें ये थीम दिखेगी ही दिखेगी। सो दिस इज योर गैरिसन्स मेंटालिटी। फॉर more such kind of topics and updates, stay tuned and you will get updated for other topics also. Thank you everyone.